नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है। कहानी दिनेश जी का है। दिनेश जी की ये कहानी लगभग 20 साल पुरानी है, जब वो नए नए ट्रक के लाइन में आए थे। एक तरह से कहा जाए उनके ये ट्रक का शुरुआती दिन थे। तो क्या हुआ था, उनके साथ क्या घटी थी घटना, आइए जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दिनेश जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है। ये बात तब की है जब मैं जवानी का दिनों का बात है, लगभग 20 साल पुरानी बात, जब मैं लगभग 25 साल के आसपास का था और मेरा ट्रक का काम बिल्कुल नया नया था। मैं ज़्यादातर अपना लोकल जो चक्कर था वही लगाया करता था। गांव से और शहर से कुछ 100-200 किलोमीटर का एरिया में कवर करता था और उसी से हमारा जो खर्चा वर्चा था, घर का, ट्रक का, सब कुछ उसी चक्कर से हमारा चल जाता था। शुरुआती दिन थे और मैं लंबी दूरी तय करना नहीं चाहता था। मेरे जो पिता थे वो भी ट्रक ड्राइवर थे और वो तो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते थे और एक बार निकलते थे तो 15 दिन, महीना दिन पर लौट के आते थे। लेकिन मैं उनके तरह भी बन नहीं पाया था। जितना वो काबिल थे उसके लिए मुझे सालों की मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर मैं उनकी तरह शायद बन पाता। अब अपना काम तो मैं लोकल में स्टार्ट कर दिया था और रोज़ सुबह सुबह मैं अपने घर के पास ट्रक खड़ा होता था और निकल लेता सुबह सुबह। वहाँ से जो शहर था कम से कम 22 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ मुझे चक्कर मिला करते थे। ट्रांसपोर्ट का ऑफिस थे और बाहरी चक्कर भी मुझे उस जगह पर मिलते थे। एक तरह से ट्रकों का अड्डा था और हम जाकर के अड्डे पर ट्रक खड़ा कर देते थे। कभी ट्रांसपोर्ट की तरफ से बुलावा आ जाता और कई बार तो अननोन लोग भी जिनको हम जानते भी नहीं थे वो भी आ जाते, कोई ना कोई अब एक तरह का वो भी चक्कर दे देते। तो ये तो हमारा रोज़ का काम हो गया। अब मैं बताऊं कि हमारे गांव से जो 22 किलोमीटर की दूरी से जो शहर था, शुरुआती ही किलोमीटर मतलब लगभग करीब 4 किलोमीटर के आसपास ही एक ढाबा खुला हुआ था। नया नया ढाबा था और मैं जब उस ढाबे पर पहली बार गया ना, नया ढाबा था, सोचा कि चल कर के देखूं अब इस नए ढाबे में क्या बनता है, कैसा स्वाद है, खाना क्या है। तो पहली बार गया था। मैंने देखा वहाँ पर एक खूबसूरत औरत को जो काउंटर पर बैठी हुई थी और खाना वाना अपना बनाने का काम कर रही थी। सही मायने में इतनी खूबसूरत महिला मैंने आज तक देखा नहीं था अपने क्षेत्र में, जितनी वो खूबसूरत थी। और उम्र कोई विशेष नहीं था, लगभग 27 से 30 साल के आसपास का। एक तरह से मैं कहूँ कि मैं उसको देख कर के एकदम अपने दिल में कहा जाए कि घंटी बज गई थी। उस महिला की फिगर और चेहरा इतना गजब का था कि मैं एक नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा। लेकिन वो महिला शादीशुदा, उसके पति भी उस ढाबा को एक तरह से चला रहा था। दोनों मियाँ बीवी मिलकर के और उस ढाबे को मेंटेन कर रहे थे। और वो ढाबा रात का 11 बजे तक या 10 बजे तक खुला रहता। इसके बाद पति पत्नी ढाबा को बंद करते और उनके पास अपना साइकिल था, साइकिल पर सवार होते दोनों लोग अपने गांव, जो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर था, वो चले जाते। मैं जब उस भाभी जी को देखा ना तो मैं सोचा कि क्यों ना बातचीत किया जाए।
मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था और कभी न कभी मौका देख कर के मैं अपना आते जाते ट्रक वहाँ रोक देता, जबकि मुझे कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, न चाय की न खाने की। लेकिन उनसे बातचीत करने के चक्कर में मैं अपना ट्रक रोक देता और चाय मंगा लेता, कभी कुछ नाश्ता मंगा लेता और उनसे बात करने की कोशिश करता। शुरुआती पलों में, शुरुआती दिनों में तो वो थोड़ा झिझक रही थी मुझसे बात करने में कि भाई मैं कैसा हूँ, नहीं हूँ। ट्रक ड्राइवर वैसे ही हो, खास करके ज़्यादातर लोगों के बारे में जो नज़रिया हैं गलत ही है, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं था। अब झिझक तो रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनसे मिलते गया तब वो थोड़ा सा मुझसे खुल गई। फिर हमारी एक तरह से हल्की फुल्की, पूरी वाली दोस्ती नहीं, हल्की फुल्की दोस्ती शुरू हो गई थी। अब वो अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अब उनका जो भी था होटल में, कैसे उन्होंने शुरुआत किया, कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, वो सब कुछ मुझे बताया करती थी। अब मैं भी उनकी बात में रुचि लेता था, लेकिन वो मेरे दिल की बात शायद समझती थी कि नहीं समझती थी, मैं तो जानता नहीं। मैं तो उस भाभी जी के लिए अक्सर उस ढाबे पर जाया करता था और शायद उनको इस बात का अब तक एहसास हो गया होगा, क्योंकि जब भी मैं ट्रक खड़ा करता आता ना तो मुझे देख करके चहकने लगती थी, दूर से ही आवाज़ देने लगती कि क्या खाओगे आज, तुम्हारे मतलब के कुछ चीज़ें बनाई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता उनका ये व्यवहार। अब काफ़ी दिन हो गया था, करीब 2-2.5 महीने, लेकिन अभी वो पक्की वाली दोस्ती नहीं हो पाई थी, कच्ची वाली दोस्ती ही चल रही थी। बस हाय हेलो, अपना कुछ उनसे बातचीत करना और ऐसे ही बस चल रहा था। ऐसा कभी मौका भी नहीं मिला कि हम अपने दिल की बात उनसे कह सके। अब कहने में भी बहुत मैं डरता था, शादीशुदा औरत है, कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति ऐसा कोई विचार नहीं था। बस मैं अपने दिल की बात करना चाहता था कि मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ और मेरी भी पत्नी आए तो आप ही की तरह आए। बस ऐसा ही मैं उनको चाहता था, देखना चाहता था, बस ऐसा ही मेरा ख्वाब था। लेकिन धीरे धीरे अब मेरा जो टाइम ज़्यादा उनके पास व्यतीत होने लगा। सुबह मैं जब निकलता तो घर से जल्दी और उस ढाबे पर आकर के अपना ट्रक रोक देता और भाभी जी को बोलता कि आप जल्दी से नाश्ता वास्ता बना दो, और मैं चाय पीता और उनसे बातचीत करने लगता। अब इसके बाद तो भाभी जी मेरे से खुल सी गई थी, सब कुछ आप अपने एक दोस्त की तरह बताती थी। मुझसे मेरे बारे में पूछती थी कि कब शादी करोगे, कब तक कुंवारे रहोगे, शादी कर लो। हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा था। लेकिन मैं कहता भाभी जी, जब आपकी तरह कोई लड़की मिलेगी ना तभी मैं शादी करूंगा, और नहीं तो मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। अब मेरी बात पर वो खिलखिला के हंस जाती और कहती कि देखो मेरे कोई फोटो कॉपी तो है नहीं, अगर होती तो मैं तुम्हें ज़रूर शादी करा देती। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, अब तुम मेरे से शादी तो कर नहीं पाओगे। मैं फिर हंस देता, ऐसा ही मजाक चलता रहता था। इसके बाद कुछ उनको मैं मदद भी किया पैसा कौड़ी से। अब कुछ नुकसान उनके ढाबा में हो चुका था, अब उसका जो नुकसान था, अब उसका जो भरपाई वो लोग कर नहीं पा रहे थे। हो सकता था कि अब ढाबा बंद होने के कगार पर ना आ जाए, इसलिए मैं उनकी मदद किया आर्थिक रूप से, ताकि ढाबा सुचारू रूप से चलता रहा और मेरे आने जाने और जब मैं आऊँ तो ढाबा खुला मिले। लेकिन उनका जो नियम था 10 बजे लास्ट, जब कोई कस्टमर नहीं होता 11 बजे के आसपास ढाबा वो उनका बंद हो जाता था। अब 99% तो 10 बजे ही वो लोग ढाबा बंद करके पति पत्नी अपने गांव चले जाते थे। मैं शहर से लौट रहा था, रात के करीब 11 बजे के आसपास की बात थी। मैं जब शहर से निकला और वहाँ से जब उस ढाबे के आसपास से गुजरने लगा तो 11:30 या 11:45 का वक्त था। जब मैं वहाँ पर ढाबा की तरफ देखा, अब तो मेरी आदत थी आते जाते उस ढाबा को ध्यान रखना,
ढाबा क्या, भाभी जी को मैं देखना चाहता था। और तब मेरी निगाह पड़ी तो ढाबे की लाइट जल रही थी। 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मैं अपना ट्रक अब ढाबे की साइड में रोक दिया। जब रोका तो मैं देखा कि भाभी और उनके जो हस्बैंड थे अब सामान पूरा अपना जो कुछ था समेट करके एक तरह से जाने की तैयारी में थे। और मुझे रुकता देखकर भाभी जी कहने लगी कि देखो आप लेट आए हो, नहीं तो कुछ ना कुछ चाय नाश्ता आपको जरूर मिलता। अब तो हम बढ़ा दिए हैं, होटल ढाबा बढ़ा दिए हैं। मैं कहने लगा कोई बात नहीं भाभी जी, मैं तो होटल को खुला देख करके यहाँ पर रोक दिया था। तो आप लोग अब जा रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ बस हम तो तैयारी हैं जाने के लिए। और इसके बाद मैं भी सोचा कि चलो अब ये लोग जा ही रहे हैं, मुझे भी निकल जाना चाहिए। और उसी वक्त में एक ट्रक वाला बहुत तेज़ी से उस रोड से गुजरता हुआ आया। अब मेरे ट्रक के आगे उसने ट्रक रोक दिया। नशे में था वो, काफ़ी नशे में दिख रहा था। ट्रक से उतरते ही और वो एक तरह से ऑर्डर देने लगा कि मुझे खाना चाहिए। लेकिन जो भाभी जी थी उन्होंने कतई मना कर दिया कि देखो अब ढाबा बंद हो गया है, अब खाना नहीं मिलेगा। और वो जो ट्रक ड्राइवर था, बड़े बड़े बाल उसके और एक लाल गमछा सब अपने सर पर बांध रखा था और लगभग एज 40 के आसपास, 40, 42, 45 के आसपास होगा। शरीर हष्ट-पुष्ट और तगड़ा शरीर था। लुंगी उंगी पहन रखा था, बनियान पहन रखा था, एक पहलवान सरीखा और ऊपर से लंबे लंबे बाल। अब वो अकड़ सा गया, कह रहा आपका मैं लाइट जलता देखा और मैं तेज़ी से आया हूँ, अब तो हमारे लिए कुछ न कुछ तो बना ही दो। लेकिन भाभी और उनके हस्बैंड मना करने लगे कि देखो हम ढाबा बंद कर चुके हैं, अब आज कुछ नहीं मिल पाएगा, फिर कभी आइएगा और हम आपके लिए ज़रूर खाना देंगे बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो नशे में था, वो किसी की बात सुन भी नहीं रहा था, ना भाभी जी का और ना उनके हस्बैंड का। तब मुझे बीच में आना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं बात करने गया वो तो मुझ पर काफ़ी नाराज़ हो गया कि तुम तो रहने दो ना, तुम भी तो ट्रक चालक हो, अपना ट्रक में जाकर बैठो, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। एक तरह से मुझ पर अब झगड़ा सा करने लगा था। मुझे लगा कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए इनके बीच में। और तब तक भैया और भाभी एक तरह से उसको मनाने की कोशिश कर रहे कि देखिए कल आइएगा, आप फिर अपना साइकिल वो लेके चलने लगे। लेकिन वो तो एकदम नशे में चूर, उनका साइकिल रोक कर खड़ा हो गया था कि नहीं मुझे भूख लगी है, अगला जो ढाबा है बहुत दूरी पर है, क्या इतना टाइम मैं भूखे रहूँगा। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर जाके सामने खड़ा हो गया। अब बोलने लगा देखो ड्राइवर साहब, आप देख रहे हो कि ढाबा बंद है, आप कोई ना सब्जी तैयार है ना कोई खाना तैयार है, तो कैसे आपको खाना मिल जाएगा। अरे यहाँ से 20-22 किलोमीटर है, आपके लिए ज़्यादा सफ़र ज़्यादा थोड़ी है दूर किया। अब अपना ट्रक में बैठो, आराम से निकल जाओ, अगला ढाबा आपको मिल जाएगा, वहाँ आप भोजन कर लेना। लेकिन वो तो मेरे से भी लड़ पड़ा। अब सही मायने में इतना बलवान शक्तिशाली था तो वो तो मुझे धक्का ही दे दिया। लेकिन भाभी बीच में आ गई, वो मेरा बचाव करने पे आ गई, कैसे आपने धक्का दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और तभी भैया भी थे, वो भी आ गए, वो भी एक तरह से ट्रक वाले से जूझ गए। अब एक आध और भी ट्रक उधर से गुजर रहा था, वो भी जब देखा कि ढाबा खुला हुआ है तो वो भी आकर रुक गए। 2-2 ट्रक खड़े थे और जैसे ही लोग आए, अब वो जो ट्रक ड्राइवर वाला था समझा कि अब मामला बढ़ ना जाए, एक तो नशे में था, लेकिन वो कहने लगा कि देख मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारा ढाबा को बर्बाद कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, देखो तुम्हारा ढाबा कैसे अब तबाह होता है। अब फिर वो अपने ट्रक में सवार हुआ और चल पड़ा। जब वो निकल गया तब हमें थोड़ा शांति आई, चलो बला टली भाई, ये तो पक्का बेवड़ा था और देखो गुंडागर्दी पे उतर आया था, इसीलिए ट्रक ड्राइवर बदनाम हो जाते थे। अब एक ट्रक ड्राइवर ऐसा घटना करता था और बाकी के बाकी ट्रक ड्राइवर बदनाम होते थे ऐसे लोगों की वजह से। अब मैं भी अब
भाभी जी की बोला, भाभी जी आप निकल जाओ और भैया को भी, आप लोग जाओ, मैं भी निकल रहा हूँ। अब मामूली घटना था, इसको हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था। चलो, अब ये धमकी दे गया, ढाबा क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ढाबे पर नहीं आएगा भाभी के। मैं भी यही सोच रहा था, चलो कम से कम झगड़ा तो ख़त्म हुआ। इसके बाद मैं भी अपना घर पहुंच गया था। अब सुबह फिर उसी ढाबे पर भाभी जी का वही काम चलता, चाय पानी पीकर मैं निकल जाता, और इस तरह 15 दिन और गुजर गया था। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और एक रात को वैसे ही मैं लेट आ रहा था, करीब 11 बजे के आसपास मैं ज़्यादातर लौटता था, और तब तक भाभी जी का ढाबा बंद हो जाता था। लेकिन जब आज मैं लौटा ना, तो देखा कि ढाबे पर लाइट जल रही है, मतलब ढाबा खुला हुआ है। मैं ट्रक अपना आतन लगा दिया। मैं देखा तो काउंटर पर भाभी जी उदास बैठी हुई है, और कुर्सी पर उनके हस्बैंड। मैं देखते ही पूछा, भाभी जी क्या हुआ, आप लोग निराश क्यों हैं, उदास क्यों बैठी हुई है। भाभी जी तो मेरी तरफ देखी, उनकी मैं देखा, जब नज़रें उठाई तो आंखों में आंसू थे। और भैया से पूछा कि क्या हो गया, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं, और भाभी जी क्यों आंखों में आंसू क्या है। तब भैया कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब मैं पूछना चाह रहा था, मैं इतना आसानी से उन लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन न तो भाभी जी बता के राजी थी ना भैया। और ढाबा तो कभी का बंद होना चाहिए थी, लेकिन वो ढाबा बंद नहीं कर रहे थे। मैं जब काफ़ी जीत बहस करने लगा, तब भी वो लोग कुछ भी बोल के राजी नहीं थे। आखिरकार उन्होंने अपना ढाबा, अब तो एक तरह से बंदी था, बस ताला लगाना बाकी था, और ताला लगाए और साइकिल लेके चल पड़े। मैं पूछता ही रह गया भैया से, भाभी जी से कि बात क्या हुई, क्यों आप लोग टेंशन में हो, और ऐसी क्या बात हो गई जो अब मुझे आप बता नहीं रहे हो। लेकिन सोचा कि आज छोड़ो, मैं कल सुबह में बात कर लूँगा, अभी वो लोग टेंशन में हैं। और सुबह में जब ट्रक लेके आया तो ढाबा बंद था, ढाबा खुला ही नहीं। अब मुझे भी काम पर निकलना था, तो मैं भी अपना काम पर निकल गया। सोचा कि आज ये लोग लेट आएंगे। शाम को जब लौटा रात को, तब भी देखा कि अंधेरे में ढाबा एकदम अंधेरा फैला हुआ है, मतलब ढाबा खुला नहीं है। अब इस तरह करते करते करीब करीब हफ्ता भर हो गया था। ढाबा सुबह जब निकलता तब भी बंद दिखता, रात को आता तभी बंद दिखता। ऐसा क्या हो गया कि ये लोग ढाबा पर आ नहीं रहे, ढाबा खुल नहीं रहे। अब उनका गांव का जो दूरी थी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन वहाँ में वो कच्चा रास्ता था, ट्रक लेकर के तो जा नहीं सकता था। अब मैं सोचा कि किससे पता करूं कि आखिर उन लोगों के साथ में क्या हुआ है। मैं उस रात देखा था वो लोग बहुत टेंशन में थे और कुछ छिपा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। मैं जानकारी लेना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास में वक्त नहीं था, तो इसलिए मैं उनके गांव नहीं जा पाया। हाँ, वो रविवार का दिन था, और रविवार का हम लोग का काम थोड़ा हल्का हो जाता है। जब मैं ट्रांसपोर्ट से देखा कि अब काम अब नहीं है, कोई चक्कर नहीं मिला, तो मैं आज जल्दी घर लौटने का फैसला किया। आज जब उस ढाबे पहुंचा और देखा कि आज भी नहीं खुला हुआ है, तब मुझे लगा कि इनके गांव जा कर के पता करना चाहिए कि आखिर इनके साथ में हुआ क्या है। लेकिन समस्या वहीं खड़ी हो गई कि ट्रक लेके जाऊं तो कैसे, कच्चा रास्ता है, ट्रक जा नहीं पाएगा। अब फिर मन महसूस करके मैं रह गया और फिर अपने घर आ गया। मतलब पूरा महीना निकल गया, मैं इंतज़ार करते रह गया कि अब ढाबा खुलेगा, अब ढाबा खुलेगा, लेकिन ढाबा तो खुला ही नहीं। तो ऐसा क्या हो गया था कि ढाबा नहीं खुल रहा था। करीब 1 महीना बीतने के बाद अब तो मैं एक आदत सी हो गई थी ढाबा की तरफ देखने की। मुझे लगा कि कभी न कभी ढाबा जरूर खुलेगा, वो लोग वापस लौटेंगे, अब अपना काम तो ज़रूर शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था।
रात को करीब मैं आज काफ़ी देर से चक्कर ख़त्म करके लौटा था। रात के 12:30 के आसपास बज रहा था। अब मैं तेज़ी से निकलते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। नींद भी आ रही थी और तभी मुझे वो ढाबे की लाइट चमकती हुई दिखाई दी। मैं तो देख करके खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, ढाबा खुल गया, मतलब भाभी जी वहाँ होंगी। अब मेरा ट्रक तो जा कर के उस ढाबे पर ही रुका। लेकिन हैरानी तब हुई, बाहर का लाइट तो जल रहा था लेकिन ढाबा पूरी तरह से बंद था। ना वहाँ कोई दिखाई दिया। बस रोशनी देख करके अब मैं समझ गया कि ढाबा खुला हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। ट्रक रोकने के बाद में मैं नीचे उतर गया। सोचा थोड़ा हल्का फुल्का होते हैं, अब ट्रक तो रोक ही दिया है। तो ये लाइट हर रोज़ तो बंद रहती थी, आज किसने जलाई है? इसका मतलब भाभी जी इस ढाबे पर आई हैं और लाइट जला के छोड़ दिया है बाहर का। मुझे ऐसा ही लगा कि आज हो सकता है कि दिन में कभी किसी वक्त में आई हो। और मैं हल्का फुल्का हो करके जब हाथ वो धो करके नल बाहर में हैंडपम्प था उनका, और हैंडपम्प से हाथ धो करके आज जब मैं ट्रक की तरफ लौटने लगा ना, तो मुझे ट्रक के पास में एक काली आकृति नजर आई, लंबी सी, कम से कम 8-9 फुट उसकी जो ऊंचाई होगी। आज जब मैं देखा ना पहली नज़र में, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जो देख रहा हूँ वो चीज़ है क्या। इतना लंबाई और देखने में इंसान जैसे वो साया नज़र आ रहा था। आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है? मैं अब अपने ट्रक के साइड में बढ़ने लगा। आज जैसे ही लगा कि उस साया को कि मैं उस साइड में आ रहा हूँ, तो वो ढाबा के साइड में जहाँ पर मेन काउंटर था, और वहाँ अब ताला बंद था, और वहाँ पर वो साया नज़र आया एक पल के लिए। मैं उसकी तरफ अपनी भरपूर निगाहों से देखता और तब तक वो साया एकदम गायब हो गया। मैं देख नहीं पाया कि औरत है, मर्द है, क्या है, और ये कहाँ चला गया। सेकेंडों में ये सब हो रहा था। मैं फिर अपने ट्रक की साइड में देखने लगा और तभी वो साया मेरे ट्रक के पीछे टायरों के पास खड़ा हुआ नजर आया। और तब मैं देखा कि उसके लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे, लंबे लंबे बाल। मतलब वो साया किसी स्त्री का है, कोई किसी लड़की का है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से ना मैं उसका चेहरा देख पाया, लेकिन इतना तो एहसास हो गया कि वो किसी औरत का साया है और हमारे ट्रक के पास में क्या कर रही है। अभी काउंटर के पास में दिखी थी और फिर अगले पल वहाँ टायरों के पास में। इतना जल्दी वो कैसे सफ़र कर गई, चली गई। मैं बहुत हैरान था। अब मुझे ज़रा भी संदेह नहीं हुआ कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो कोई भूत प्रेत भी हो सकती थी, कि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। ना मैंने कभी भूत प्रेतों के बारे में कभी सोचा, ना इन पर विश्वास करता था। बस मैं एक तरह से लंबे कदम भरते हुए अब मैं अपने ट्रक के पास पहुंच गया। आज जैसे ही पहुंचा तो वो एक पल के लिए ये फिर से मैं दिखी और फिर गायब। अब मैं वास्तव में हैरान हो गया था कि भाई ये औरत यहाँ देखी अब फिर कहाँ चली गई। भाभी जी की ढाबा तो बंद है, लेकिन ये औरत कौन है, कौन हो सकती है भाई? कहीं भाभी जी की होटल ढाबा को अब ताला वाला खोल करके चोरी तो नहीं करना चाहती? मुझे यही संदेह हुआ था। अब मैं अपने ट्रक के आगे पीछे नीचे हर तरफ देख लिया कि कहीं छुप करके नहीं बैठी हो। और उनके जो ढाबे के एरिया था, अब मैं पीछे साइड तक जा करके देख लिया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं एकदम हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी ये कहाँ गायब हो गई। अब फिर मैं सोचा चलो अब तो नज़र नहीं आ रही है, अब हम भी चलते हैं वापस। ना जाने कौन थी और इतनी जल्दी कहाँ भाग गई, लेकिन थी तो औरत, इतना तो मुझे
पक्का पता चल गया था। और जैसे ही मैं ट्रक के पास आया और ट्रक का अपना दरवाज़ा खोला और अंदर बैठा स्टीयरिंग संभालते हुए, और अचानक कंडक्टर साइड की तरफ जैसे वो हवा में से प्रकट हो गई। अब पहली बार इतने नज़दीक से उसका चेहरा मैं देखा था, और देखते ही मैं एकदम जैसे चीख पड़ा था। मैं क्या देख रहा हूं कि भाभी जी वही ढाबे वाली मेरे बगल में बैठी हुई है कंडक्टर सीट पर। ये कैसे हो सकता भाई? मैं तो एकदम आश्चर्य में था। मैं चीख पड़ा था, अरे भाभी जी आप। मैं समझ भी नहीं पाया कि आखिर भाभी जी यहाँ अकेले क्या कर रही हैं। भैया के बगैर कभी आती नहीं थी, और ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो मेरी तरफ देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और वैसे भी भाभी जी के लंबे लंबे बाल थे। चेहरा इतना बेहतरीन तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और इतनी नज़दीक मैं अपने आप को उनको देख करके खुद हैरान था। और मैं एक तरह से चीखते हुए कहने लगा, भाभी जी भैया कहाँ हैं? आप अकेले कैसे यहाँ पर आ गई? और अभी तो आप मेरे ट्रक में थी नहीं, अचानक कहाँ से आप आ गई? ये सब खेल क्या है भाभी जी? क्या आप ही थी कभी काउंटर के पास में और कभी ट्रक के टायरों के पास में? आप ही थी ना? तब वो औरत जो भाभी जी के रूप में थी, अब वो मुस्कुराते हुए करने लगी, सर हिलाने लगी, मतलब हाँ मैं ही थी। मैं वास्तव में डर गया था, भूत प्रेत से नहीं, उनकी हरकतों से। इतनी नज़दीक पा कर के अब मैं एकदम आश्चर्य में हो गया था, और वो भी भाभी जी को आज अकेले देखते हुए, और वो भी आधी रात के वक्त में, जबकि ऐसा वो करती नहीं थी। मैं पूछने लगा, भाभी जी आप भैया कहाँ छोड़ आई? तब वो भाभी जी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी, बस मेरी तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, चेहरे पर मंद मुस्कान। और मुझे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं बोलने लगा, भाभी जी कहो तो आपको मैं आपको गांव तक छोड़ाऊं। आप अकेली हैं, आप यहाँ पर क्यों आई अकेले? भाई साहब को साथ मिल जाती, और इतनी रात में आने की जरूरत क्या थी? मैं उनको समझाने लगा, और लेकिन वो मेरी किसी बात की परवाह नहीं कर रही थी। एक कान से सुन रही थी, दूसरे कान से जैसे मेरे शब्द को निकाल रही थी, और चेहरे पर अभी भी वैसी ही मुस्कान मुस्कुराती जा रही थी। मेरी तरफ टुकुर टुकुर बड़ी बड़ी आंखों से अब मुझे घूर रही थी। मैं उनका इरादा साफ साफ समझ गया था कि उनके दिल में मेरे प्रति क्या चल रहा है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हाँ, मैं उनसे प्रेम करता था, उनकी सुंदरता पर मैं चाहता था कि काश मेरी भी वाइफ भाभी की तरह हो। बस मेरे मन में यही सब इच्छा था, बस मैं उनसे बात करके खुश हो जाता था। लेकिन उनका इरादा जो मैंने भांपा ना, तो मैं वाकई डर चुका था। उनके मन में क्या चल रहा था मैं उनकी नज़र देख करके, उसकी मुस्कान देख करके आप समझ गया था। और अचानक वही हुआ, भाभी जी तो आप कंडक्टर सीट से उठ करके और हमारे ड्राइविंग सीट के पास में आ गई। अब मुझे कोलियों में भर लिया, और बिल्कुल धीमी आवाज़ में जैसे मेरे कान में आके बोल रही थी कि अब तुम तो मुझे चाहती थी ना काफ़ी दिनों से, लो मैं आज तुम्हारे लिए इस जगह पर आई हूँ। अब जितना प्यार करना चाहती हो कर लो, बस आज की रात तुम्हारी है। इसके बाद मैं उनको दूर जैसे हटाना चाह रहा था, लेकिन वो तो जैसे एकदम मेरे से चिपक गई हो। मैं काफ़ी कोशिश किया कि भाभी जी ये गलत है, आप अलग हो जाइए, और देखिए ऐसा मन में सोचिएगा भी मत। लेकिन वो किसी बात को जैसे परवाह ही नहीं कर रही थी, और एक तरह से कहा जाए कि अब मेरे साथ में अब वो चिपटती जा रही थी। और तभी मुझे ना जाने क्या हुआ, मैं अब उनकी आंखों में एक बार देखा था, और आंखों में ऐसी क्या नशा था कि उस आंखों का देखना अब मुझे भारी पड़ गया। जैसे लगा कि मैं उनके होश में खोता चला जा रहा हूँ। मैं भी वैसा ही सोचने लगा जैसे
मुझे लग रहा था कि भाभी जी सोच रही थी। इसके बाद क्या था, अब सही मायने में जो नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हमारे ट्रक के अंदर में हो गया था। और इसके बाद जैसे मुझे नींद की खुमारी लेने लगी थी, आंखें भारी भारी होने लगी थी, लेकिन भाभी जी तो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। वो कह रही थी, देखो रात तुम्हारी है, जितना प्यार करना चाहो कर लो, अब तुम्हारा ही रात है, इसको व्यर्थ मत होने दो। मेरे कान में फुसफुसा फुसा के बोलती रही। और मैं क्या करता, जो इनकी इच्छा था मैं सब कुछ अब पूरा करने लगा। सब कुछ मैं भूल चुका था, उनकी नशीली आंखों में डूब करके मुझे याद ही नहीं रहा। और नींद तो ऐसे काफ़ी आ रही थी, आंखें भारी भारी। और आखिरकार लगा कि अब काफ़ी रात से अब सुबह की ओर अब बढ़ रहे हैं, शायद सुबह के 4 बजने वाले थे। और मैं तो जम्हाई पर जम्हाई ले रहा था, नींद ऐसे ही मेरे को आ रही थी। तब भाभी मुझे धकेलते हुए कहीं कि अब चलो हटो, मुझे अब जाना है। अब फिर ट्रक का गेट खुला और नीचे उतर करके एक तरह से दौड़ती हुई ढाबे वाले रास्ते से, जिधर वो उनका गांव था, कच्चा रास्ता था, और उस रोड पर वो दौड़ती हुई चली गए। मैं उनको जाता देखता रहा और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ था कि भाभी जी ऐसी कर सकती है। कैसे उनको मालूम कि मैं रात में लौटूंगा? ये एक तरह से मेरे लिए तो बड़ा अजूबा था। ये सब कैसे हो गया, मैं इसकी कल्पना भी कभी नहीं किया था। लेकिन अब ये तो सब कुछ हो चुका था। मुझे तगड़ी नींद आ रही थी। अब फिर मैं अपना भी ट्रक स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ, गांव की तरफ निकल गया। सुबह में काफ़ी, अब सुबह में 4 बजे 5 बजे आदमी घर इंसान पहुंचेगा तो जल्दी दिन नींद खुलती नहीं है। वही मैं उठा 9 बजे के आसपास में। तब मैं नहा धो करके अब सोचा चलो ट्रांसपोर्ट के ऑफिस चला जाए। वही मैं ढाबे की तरफ से होते हुए जो रोज़ का रास्ता था तो देखा, तो वहाँ पर भाई साहब मुझे खड़े हुए दिखाई दे दिए और उनके साथ 2-3 और लोग थे। मैं अब अपना ट्रक ले जा कर के वहाँ खड़ा किया। मन में एक तरह से ग्लानि थी कि भाई साहब से नज़र कैसे मिलाऊंगा, लेकिन वहाँ तो भाभी जी भी होना चाहिए। लेकिन भाभी जी वहाँ खड़ी दिखाई नहीं थी। मैं भाई साहब को राम राम किया और वहाँ पर 2-3 और लोग थे। भाई साहब होटल को एक तरह से दिखा रहे थे, शायद वो कस्टमर थे, वो ढाबा को अब बेच रहे थे और वो लेने वाले लोग थे जो ढाबा को देख रहे थे। मैं हैरान था उनकी बात सुन करके। भाई साहब को मैं अकेले में बुलाया, भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ढाबा क्यों बेच रहे हो आप? भाई साहब कहने लगे कि मैं आपको बात ही बताऊंगा, आप जरा इनसे निपट लेने दो, अब फिर मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। मैं अपने ट्रक के पास आके खड़ा हो गया। वो लोग जो भी ग्राहक थे, ढाबा लेना चाहते थे, अब काफ़ी देर से उनसे बातचीत होने लगी। इसके बाद वो लोग चले गए, शायद डील मंजूर हो गई थी। तब भाई साहब हमारे पास में हैं। अब वो कहने लगे, हाँ आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो? मैंने बोला, भाई साहब ये ढाबा क्यों बेच रहे हो आप पहले ये बताओ, इतने दिन से ढाबा आपका क्यों बंद था? वो नजरें झुकाए हुए थे, कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन जैसे आवाज़ साथ नहीं दे रहा हो। मैं पूछने लगा कि भाभी जी क्या है, सही सलामत तो है ना भाभी जी? तब वो जैसे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, भाई साहब हुआ क्या, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बात क्या हुई? तब उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी भाभी जी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हम लोग बहुत नुकसान उठा चुके हैं, आपने भी हमारा मदद किया, लेकिन अब हम और कर्जा नहीं लेना चाहते। यानी कि हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। आप जो वो उन्होंने बात बताई ना, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा वो बात क्या थी, मैं बताता हूँ शुरू से। भाई साहब तो पहले बताना नहीं चाहते थे, मैं बहुत जब जोर दिया तब उन्होंने बताना शुरू किया। कहने लगे कि रात का करीब 10:30 के आसपास की बात थी और हम ढाबा अब बढ़ा रहे थे। तभी एक काला साया नजर आया, लंबा, ऊंचाई ज़्यादा थी
और देखने में एक औरत की तरह लग रही थी। बड़े बड़े लाल वो आंखें उसकी नज़र आ रही थी और वो दूर से आती हुई हमारे ढाबे की तरफ आने लगी। हम समझे कि कोई ग्राहक होगा, लेकिन जब पास में आई ना तो उसका जब चेहरा मोहरा हम दोनों ने देखा तो हम दोनों तो चीख ही पड़े थे। वो कोई इंसानी औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। और आते ही जैसे वो ढाबे के अंदर में प्रवेश करके हम लोग बाहर के बाहर खड़े रह गए। अब ऐसी हालात हो गई कि हम दोनों के दोनों डर गए। जब हम भागने की कोशिश किए तो देखा कि औरत अब ढाबे से निकल रही है और ढाबे के गेट पर आकर के हमारा रास्ता उसने रोक लिया और गुर्राते हुए कहने लगी कि देखो, उसकी आवाज़ बहुत भारी आवाज़ थी, औरत जैसी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो हमें धमकी देने लगी कि अगर तुम लोग सही सलामत चाहती हो तो आज के बाद इस ढाबे पर आना भी मत। अगर तुम लोग कल मुझे दिख गए तो तुम्हारा खात्मा जरूर हो जाएगा। आज तो तुम बच गए हो, ये मेरा चेतावनी ही समझो। इसके बाद जिधर से आई थी दौड़ती हुई वो निकल गई। डर के मारे हम दोनों का हाल एक तरह से बुरा हो चुका था। हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये औरत कौन है, क्या वास्तव में ये चुड़ैल या फिर कोई मुझे डराने की हम दोनों की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह की उसकी आंखों की बनावट, चेहरा भयानक, अब हम दोनों समझते देर नहीं लगी कि नहीं, ये बनावटी कोई नहीं है, ये जरूर कोई भूत है, कोई चुड़ैल है। और एक तरह से हम दोनों के दोनों डर गए थे। आखिर ये चुड़ैल औरत हमारी ढाबा क्यों बंद कराना चाहती है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हम दोनों के दोनों डर गए थे। अब उस रात तो हम अपने गांव निकल गए। रात भर हम लोग इसी बात पर घर में चर्चा करते रहे कि आखिर हम लोग ढाबा खोलेंगे कल कि नहीं खोलेंगे। लेकिन पत्नी मेरी कहने लगी कि नहीं, ढाबा खोलते हैं, हम अपना ढाबा के नुकसान क्यों करेंगे। और इसके बाद सुबह में हम लोग ढाबा खोले। अब वही हुआ, रात 10 बजे के आसपास में अगले दिन आज जब हम ढाबा बंद करने लगे, अब रोड्स बिल्कुल सुनसान हो गया था और हमें लगा कि अरे ऐसा क्या हो जाएगा, चलो कोई भूत प्रेत होगी, चुड़ैल होगी या ऐसे कुछ हमें धमकी देगी होगी, हमें क्या डरना। लेकिन हम जैसे ही ढाबा बंद करके अभी ताला भी नहीं लगाए थे और तभी वो औरत मुझे बिल्कुल बाँह पकड़ करके एक झटके से खींच दिया। जब मैं तो ज़मीन पर गिर गया और कब वो आई हमें जरा भी अंदेशा तक नहीं हुआ। जैसे ही गिरा मेरी पत्नी ने देखा, वो चिल्ला पड़ी जोर से, लेकिन वो मेरे सीने पर बैठ गई थी और मुझे कह रही थी कि तुझे मैं बोली थी ना कि ढाबा मत खोलना, क्यों खोला, क्या तुझे जिंदा नहीं रहना है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी पत्नी चिल्लाने लगी और चिल्लाहट सुनकर के जो रोड पर कुछ गाड़ियां जा रही थी, ट्रक वगैरह, शायद उनको लगा कि कुछ मामला गंभीर है और लोग गाड़ी रोक दिए। अब जैसे ही गाड़ी रुका वो औरत हमारे सीने से, मेरे सीने से उतर करके अब फिर गायब हो गई। इसके बाद हम लोग जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचे। अगले दिन सुबह में हमने तांत्रिकों से बात किया, सारा बात बताया और तब वो तांत्रिक बोलने लगा कि आपके ऊपर में, आपके ढाबे के ऊपर में किसी ने जादू टोना किया है। और वो जो चुड़ैल जो आपके पास में आई थी वो खुद नहीं आई थी, किसी ने भेजा था। अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। भाई साहब बता रहे थे सारी कहानी। अब हमने तांत्रिक से बोला, भाई जो कुछ भी हुआ है आप सही कर दो। लेकिन उसने बहुत कोशिश किया और लेकिन मामला संभला नहीं। तब हमने सोचा कि अब इस ढाबे को क्या करना। इसके बाद हम घर पर ही रहने लगे और मेरी औरत का तबीयत अचानक खराब हो गया। अब हमारा ध्यान अपने औरत की तरफ था। दवा दारू अब मैं कराने लगा, लेकिन अभी तक उसकी सुधार नहीं हुआ तबीयत में। ये सब जब मैं सुना तो मैं भाई साहब की बात सुन करके अब विश्वास ही नहीं हुआ कि आज के इस युग में
साइंस के युग में ऐसा भी होता है। तो वो कौन थी भाई जो रात में मुझे मिली थी भाभी जी की पूरी शक्ल में, पूरा वही शरीर? तो क्या वो वही चुड़ैल थी क्या? मैं वास्तव में भूत प्रेत से कभी डरा नहीं था, लेकिन जैसे ही भाई साहब ने पूरी बात बताई मैं तो अंदर तक हिल चुका था। अब मैं कहने लगा कि भाई साहब, वास्तव में जो आप बता रहे हो सही बात है, भाभी जी की तबीयत खराब है और आपके साथ में ऐसा सब कुछ हुआ है। तब वो कहने लगे हाँ भाई। तब मैंने पूछा कि भाभी जी की अब कैसी तबीयत है, मैं देखना चाहता हूँ। तब बोले चलो आओ गांव पे चलते हैं। ट्रक तो मैंने वहीं खड़ा किया और उनके साथ साइकिल पे ही अब उनके गांव की तरफ चल दिया। वास्तव में जैसा बता रहे थे भाई साहब, मैंने भाभी जी को ऐसा ही देखा। वो तो एकदम हड्डियों की ढांचा बन गई थी, इतनी कमज़ोर। मेरे को तो पहचान नहीं आ रही थी कि भाभी जी ऐसी हो सकती है जिनको मैं इतना प्यार करता था। ये तो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। मैं पूछने लगा कि भाई कहाँ इलाज करा रहे हो? तब उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ में इलाज चल रहा है। मैंने बोला कि आप शहर में लेके चलो, और उसी पल मैंने उनको बोला कि आप भाभी जी को आप लेके चलो, हम वहाँ तक ट्रक में बिठाएंगे और शहर की तरफ चलेंगे। और उसके बाद मैं भाभी जी को छोड़ा नहीं और हॉस्पिटल में ले जा कर के भर्ती कराया। पूरा 1 महीना उनका ट्रीटमेंट हुआ और तब जाके भाभी जी का तबीयत सही ढंग से सुधार हुआ था। लेकिन इसके बाद काफ़ी दिनों तक उनको डॉक्टर आराम करने के लिए बोला था। मैं जाता था कभी कभी उनके घर मिलने के लिए। ढाबा तो उन्होंने बेच दिया था और ढाबा जिसने भी लिया था अभी खोला नहीं था। अब मैं भाभी जी के पास जाने लगा। अब एक तरह से उनको आराम मिल चुका था। अब मैं उनसे उस रात के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और आखिरकार जब भाभी जी सही ढंग से हो गई थी, अब हमारा हंसी मजाक का सिलसिला एक तरह से स्टार्ट हो गया था और मैं ऐसी हंसी मजाक में उस रात की घटना का जिक्र कर दिया। भाभी जी मुझे हैरानी भरी आंखों से देख रही थी और कहने लगी कि आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं भला कैसे आपके पास आ सकती हूँ? ये ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। हाँ देखो, हंसी मजाक अपनी एक सीमा होती है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तब मैंने कहने लगा कि भाभी जी ये कौन हो सकती है? और तब उन्होंने कहा कि शायद कोई चुड़ैल होगी जो मेरा रूप लेकर के उस रात आपको ठग लिया। चलो आपकी जान बच गई, ऐसा गलती कभी मत करना। अब वास्तव में फिर मैंने ऐसी गलती कभी नहीं किया। उस ढाबे से मैं गुजरता था, अब ढाबा वो खुल चुका था और वो ढाबा अब रात भर चलता था। भाभी लोग तो बंद कर देते थे, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा ढाबा चल रहा था और उन्होंने ढाबा का विस्तार भी कर दिया था। लेकिन वहाँ पर कोई भूत प्रेत चुड़ैल उनको बंद कराने के लिए नहीं है, तो इनको क्यों आई थी? तब मुझे उस ट्रक ड्राइवर का किस्सा याद आ गया था, वो डरावना ट्रक ड्राइवर। मुझे लगा कि कहीं उसी ने तो कोई टोना टोटका करके और भाभी जी के साथ ये कुछ नहीं किया, जादू टोना। तब मुझे एहसास होने लगा कि हाँ, वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे ढाबे को बंद करा दूंगा। तब मैं पक्का यकीन हो गया था कि आज भी इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, तंत्र मंत्र का अभी काम होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।